Education planning rarely moves in a straight line. Fees come in phases, timelines change, and the goal can get closer faster than expected. So, how do we build a plan that can adjust when life shifts? What should change as the milestone approaches? And how do we avoid decisions made in the heat of the moment? To add perspective to these questions, we have with us Mr. Deep Narayan Rastogi, who is a partner at Narayan Fortune Investment LLP Lucknow. He has decades of on-ground experience guiding investors on goal-led equity mutual fund investing. In this episode of Nivesh Pe Charcha, planning a child's education with mutual funds, timelines, flexibility, and reviews, covering time horizon thinking, how portfolios can evolve as goal is near, and how SIP, STP, and SWP can fit different education stages. Let's dive in. नमस्कार दीप नारायण जी, स्वागत है आपका हमारी कॉन्वर्सेशन में. थैंक यू. नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा पहला सवाल जो है वो बेसिकली ये है कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जनरल इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ रही है. तो किस तरीके से पेरेंट्स म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करके उसके साथ कोप अप कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट इस तरह का चूज़ करे जिसमें इन्फ्लेशन बीट करने की पावर हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो और अ, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वो स्कीम को रोका भी जा सकता हो, कभी ज़रूरत पड़े तो उसमें से रुपया निकाला भी जा सकता हो और बच्चे की और कोई ज़रूरत है तो वो पूरा कर सके वो प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। ओके. तो यहाँ जो आपने बात कही कि कभी भी पैसा निकाला जा सके, किस किस तरीके के ब्लॉकेजेस आते हैं कि कौन-कौन सी स्कीम, मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं पैसा निकालने में? पैसा निकालने में सबसे ज़्यादा परेशानी इस तरह की आती है कि प्रोडक्ट अगर किसी लॉकिंग को फेस कर रहा है, अगर उस प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई लॉकिंग होगी तो वो उसमें से रुपया समय पे वापस नहीं निकाला जा पाएगा। जब वो लॉकिंग पूरी होगी तभी वो रुपया निकाला जा सकेगा। दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर लोडिंग बहुत ज़्यादा है किसी समय रुपया निकालने में तो वो लोडिंग भी क्लाइंट को ही फेस करनी पड़ती है, सो उससे रिटर्न कम हो जाते हैं प्रोडक्ट के। तो जैसे आपने बताया कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लान, क्योंकि बच्चे का मन बदलता रहता है, उसके प्लान्स बदलते रहते हैं. तो किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि फ्लेक्सिबल प्लान्स के साथ-साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी उसको अडैप्ट कर ले? किस तरीके की स्ट्रैटेजी उसमें होनी चाहिए? ये इस तरह से देखने में ये क्या ना कि आम तौर पे किसी भी प्लानिंग के 2-3 तरीके होते हैं। एक जैसे शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, एक मीडियम टर्म गोल हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। तो ये तीनों गोल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करी जाएगी तो उसके नतीजे बेहतर देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में अगर कोई निवेशक है, निवेश करना चाहता है तो उसको लिक्विड फंड्स में या शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मीडियम टर्म के लिए वो अगर उसे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो हाइब्रिड फंड्स में कर सकता है और अगर कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, अगर 10-15 साल की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई गोल प्लानिंग है तो वहाँ पर इक्विटी फंड्स में वो निवेश कर सकता है। ठीक है. मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि पेरेंट्स ने कोई इन्वेस्टमेंट करी और कुछ सोच के किया कि 10-15 साल बाद जो है उनका बच्चा कॉलेज जाएगा, एक पर्टिकुलर तरीके के कॉलेज जाएगा. बट बीच में कुछ चेंज हो जाता है. हो सकता है कि कॉलेज वो कोई बड़ा, हो सकता है वो अब्रॉड जाने का प्लान कर ले, तो कुछ चेंजेस आ जाए. तो किस तरीके की बातों का शुरू से ध्यान लेके चलना चाहिए कि बीच में चेंज हो सकता है, तो आगे जाके हमें ये चेंजेस करने पड़ सकते हैं. तो इस तरीके की बातें होती हैं? देखिए, आम तौर पे क्या है ना कि अगर ज़रूरत पहले पता है तो चीज़ें मैनेज करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कोई गोल है और बीच में उसमें कोई बदलाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा-सा निवेश के तरीके में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कुछ अगर ऐसे प्लानिंग है तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और कोई लमसम रुपया है तो इनिशियली वो इन्वेस्ट कर सकता है। बीच में अगर कोई गोल प्लानिंग में चेंज आ रहा है तो एसआईपी के अमाउंट में बदलाव किया जा सकता है। कभी अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए, बहुत शॉर्ट टर्म की ज़रूरत पूरी करना है तो उसमें से विथड्रॉल भी किए जा सकते हैं। ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। ओके. अब दीप जी ये देखिए कि एक बच्चा अलग अलग तरीके की स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के थ्रू जाता है. जैसे स्कूल में, स्कूल के साथ साथ कोचिंग होती है, कोचिंग के बाद कॉलेज, फिर उसके बाद हायर स्टडीज भी होती है. तो म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर करें कि ये तीनों चारों नीड्स को फुलफिल किया जा सके? आम तौर पे
2-3 स्टेजेस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्मल एक इन्वेस्टर या एक पेरेंट ध्यान नहीं दे पाता है कि जो लॉन्ग टर्म की नीड्स होती हैं, उसके लिए वो उसको प्लान भी बड़ा रखना पड़ेगा और समय भी उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म की नीड्स हो सकती हैं, उसके लिए उसको थोड़ा कम समय के लिए प्लानिंग कर सकता है। इसमें तरीके ये अपनाए जा सकते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए वो लंबे समय की एक एसआईपी शुरू कर सकता है। कुछ अगर लंप सम उसके पास है, तो वो लंप सम इन्वेस्ट कर सकता है और अगर शॉर्ट टर्म की नीड आ गई है, वो उसमें से विथड्रॉ भी कर सकता है। और कुछ इस तरह की डेफर्ड प्लानिंग है या डेफर्ड अगर उसको विथड्रॉल चाहिए, तो उसके लिए वो एसटीपी का रूट अपना सकता है, जिससे समय-समय पे वो रुपया एक पीरियोडिकल ट्रांचेज़ में रुपया वापस भी निकाल सकता है, जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से वो प्लान कर सकता है। मैं इसमें ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या म्यूचुअल फंड एसेट एलोकेशन में भी कुछ चेंजेस आते हैं? क्योंकि गोल जो है वो अलग-अलग टाइमलाइन पे है, जैसे कि स्कूल का गोल जो है वो पहले आ जाता है, फिर कॉलेज का थोड़ा-सा दूर है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन है। तो उसमें एसेट एलोकेशन में कितना चेंज आता है? नहीं, एसेट एलोकेशन सबसे बड़े रिटर्न और लंबे समय में अगर कहीं बनेंगे, तो वो एसेट एलोकेशन के माध्यम से ही बनेंगे। बगैर एसेट एलोकेशन के बड़ी वेल्थ क्रिएट करना लंबे समय में क्रिएट करना करना बहुत मुश्किल होगा। तो एसेट एलोकेशन तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये काम आगे हो सकेगा और एसेट एलोकेशन में क्या ना कि जो शॉर्ट टर्म की नीड्स हैं, उसके लिए आप एसेट एलोकेशन में लिक्विड फंड्स के लिए प्लान कर सकते हैं। जो मीडियम टर्म नीड्स हों, वहाँ पर हाइब्रिड फंड्स में ये आप देख सकते हैं, कुछ एलोकेशन आपका इक्विटी में से होता है, कुछ आपका डेट में होता है और कुछ मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर या प्रेशियस मेटल्स में भी होता है या कमोडिटीज़ में भी होता है। ये एसेट एलोकेशन का बेसिक पार्ट है, इससे आपको एसेट में डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है। तो डिपेंडिंग कि कितना दूर है हमारा गोल, जैसे कि हायर स्टडीज़ थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो उस हिसाब से पेरेंट्स जो है अपना एसेट एलोकेशन इक्विटी में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इज़ दैट करेक्ट? यस, यस, 100%। लॉन्ग टर्म की नीड्स के लिए आपको गोल अगर लंबा है, तो आपको इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड फंड्स पे ही फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा बेहतर है बड़ा फ़ोकस आपको इक्विटी फंड्स में करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको रिस्क को पीछे रखना पड़ेगा और रिटर्न को आगे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दीप जी एजुकेशन के मामले में एसआईपी या एसटीपी और या फिर एसडब्ल्यूपी की अगर हम बात करें, बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में, तो हुँ। किस तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है एजुकेशन में पैसा यूज़ करने के लिए? शुरुआत में सबसे पहले तो एसआईपी पे ही सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ोकस ध्यान रखना चाहिए देना चाहिए इस वजह से कि उससे कि धीरे-धीरे और छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स बड़े रिटर्न या बड़े गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा तरीका आमतौर पे एसटीपी एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि आपको पीरियोडिक फ़ीस जमा करनी है और पीरियोडिक विथड्रॉल चाहिए होंगे। वैसा काम एसटीपी एसडब्ल्यूपी के माध्यम से सबसे अच्छा हो सकता है। उसमें क्या है कुछ निश्चित अमाउंट आप फ़िक्स कर सकते हैं जो कि निश्चित समय पे आपके पास वापस आती रहती है। स्कीम की यूनिट्स को रिडीम करके आप वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दीप जी ये भी बताइए, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो गोल जो बाकी दूर के गोल है वो पास आते रहते हैं। यहाँ पे एसटीपी का भी क्या रोल होता है? नहीं, आम तौर पे ये चीज़ देखने की है जैसे-जैसे गोल आपका नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे आप स्कीम के मैनेजमेंट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से दे सकते हैं या स्कीम को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे आपको रिस्क को थोड़ा कम रखना है और स्कीम में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो ध्यान देना पड़ेगा और वो करना भी चाहिए क्योंकि अगर गोल नज़दीक है, तो फिर प्लानिंग में थोड़ा बदलाव आता है। और स्कीम में भी उसके सिलेक्शन में या उसमें स्विच करने की जो ज़रूरत होती है, उस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो ये किस तरीके का चेंज होता है? यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि चेंज करना ज़रूरी है, तो हम क्या करें? मतलब लेट्स से कि अगर बच्चा जो है अब 10th क्लास में आ गया, तो ऐसा क्या चेंज करेंगे हम अपने आगे की म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी में, क्योंकि 2 साल बाद उसको कॉलेज जाना है और फिर लेट्स से 5 साल बाद उसको अपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है। जैसे-जैसे गोल नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे आप अपनी स्कीम के सिलेक्शन में ये चेंज कर सकते हैं या उसमें ये बदलाव कर सकते हैं कि अगर आपका वेल्थ क्रिएशन का की ज़रूरत पूरी हो गई है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये रिटर्न जो हमने पा लिए हैं, जो स्कीम में अचीव हो चुके हैं जो रिटर्न,
वो प्रोटेक्टेड रहें। अगर वो प्रोटेक्टेड रिटर्न रखना है तो आपको स्कीम का एट्रिब्यूट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके रिस्क के लेवल को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और गोल बहुत नज़दीक अगर आ गया है तो हो सकता है उसमें और बड़े चेंजेस करने पड़ें और उनको अ, अगर प्योर इक्विटी में है थोड़ा हाइब्रिड में ले आएँ या अगर हाइब्रिड में है तो थोड़ा डेट फंड्स में ले आएँ, जिससे ये कम से कम जो रिटर्न आपने अचीव किए हैं वो आपके बने रहें और आपके गोल को पूरा कर सकें। अब आप मुझे ये फाइनल सवाल है मेरा, इसमें ये बताइए कि आप क्या देखते हो कि पेरेंट्स म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी को जब स्पेशली वो अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, किस तरह की गलतियाँ वो करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी गलती की शुरुआत ये होती है कि शुरुआत स्टार्ट अर्ली जो एक चीज़ बोली जाती है कि शुरुआत बहुत जल्दी करनी चाहिए। तो आम तौर पे इस जल्दी शुरुआत में अक्सर-अक्सर बहुत देर हो जाती है। गोल बहुत नज़दीक आ जाता है, तो वो गोल बहुत बड़ा लगने लगता है और वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसमें सबसे पहली जो ज़रूरत है वो स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी हो सके, जिस दिन आपको लगे कि आज ये काम शुरू करना है, उस दिन से शुरू करना है। स्टार्ट अर्ली इसलिए आमतौर पे बोला जाता है। दूसरी चीज़, अगर गोल बहुत लंबा है, तो प्लानिंग भी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, उसमें रिस्क को पीछे रख कर के रिटर्न को आगे रखना चाहिए। तीसरी चीज़, आम तौर पे बाज़ार घटती-बढ़ती रहती है, कभी बाज़ार में बड़े रिस्क आते हैं, बड़ी गिरावट आती है, तो नॉर्मली उस केस में या वैसे समय पे एसआईपी वगैरह जो चल रही होती हैं, वो अक्सर-अक्सर बंद हो जाती हैं। जो एक्युमुलेटेड वेल्थ है या जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, वो विथड्रॉल की ज़रूरत लग जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आम तौर पे ये बाज़ार में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे और इस वजह से आपका गोल नहीं बदलेगा। जब गोल नहीं बदलेगा तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में भी कोई बदलाव औसतन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, गोल अचीव होते रहते हैं तो फिर आपको तब अपने निवेश के बारे में ज़्यादा सोचना है। उससे पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि बाज़ार घट रही है या बढ़ रही है। आपको अपने निवेश को जारी रखते रहने देना चाहिए। विद दिस थॉट आई थिंक दीप जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ बात करी। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। The central takeaway here is clarity through structure, planning by timelines, reviewing as the goal comes closer, and staying mindful of practical constraints like exit loads or lock ins when the money is needed. Deep Narayan Rastogi also explained how SIP, STP, and SWP can be used thoughtfully across stages. So the plan supports real fee schedules, not just an ideal timeline. Because when the goal matters, having a clear plan and revisiting it with intent can help you move forward with more confidence and direction. Do consult a financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.